हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। बहुत ही बेस्ट मैं ये नोट्स आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं 6 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही बेस्ट ये होंगे और इस पीडीएफ में बिल्कुल आपको स्टोरी वाइज मिलेगी सारी चीज़ें, और जो भी चीज़ मैं बोलूँगा वो इसमें लिखी होंगी। मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बार बार लेक्चर्स रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव दिस पीडीएफ। और जब भी पीडीएफ तैयार हुई आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक एंड यू कैन टेक। देखिए, सिकंदर सिकंदर फिलिप टू का पुत्र था। अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में वह मैसेडोनिया का शासक बन गया था। देखिए, बिल्कुल स्टोरी वाइज चल रहा है। तो अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। और यकीन मानिए, मैं हिस्ट्री इतनी बेहतरीन आपकी कर दूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो छोड़कर नहीं आएंगे। इतने बेस्ट तरीके से मैं सारी स्टोरीज़ को एक दूसरे से रिलेट करके आपको पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेके 1947 तक, जब भारत मॉडर्न हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो आज़ादी मिलने तक, मैं सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये हमेशा आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री के 2-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आगे देखिए, अपने पिता की मृत्यु के बाद मात्र 20 वर्ष की आयु में वह मैसेडोनिया का शासक बना, और भाइयों की हत्या करने के बाद सिकंदर जो है वो राजा बना था। फ्रॉम इज वेरी चाइल्डहुड यूज टू ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। मतलब उसका जो सपना था यही था कि उससे पूरी दुनिया पर राज करना था, उसे पूरी दुनिया जीतनी थी, उसे दुनिया के अंत तक जाना था। ही क्विकली कॉन्कर्ड मैनी एरियाज। उसने कई राज्यों को जो है वो जीता, कई देशों पर उसने जो है विजय प्राप्त की। वह पूरी दुनिया को जीतने की चाह से भारत की ओर जो है वो बढ़ा। तब तक भारत जो है वो अलग अलग जनपदों में जो है वो बटा हुआ था, और इन जनपदों के राजा जो थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जिसमें सिकंदर के लिए भारत पर आक्रमण करना जो है वो आसान हो गया। और उसने आक्रमण कब किया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 320 बीसी में उसने इन्वेड किया इंडिया पर। उसने सबसे पहले तक्षशिला के राजा अम्बी को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। और अब ठीक है, ये जो अम्बी था ये पोरस से द्वेष करता था, ठीक है। इसके पोरस के साथ अच्छी नहीं बनती थी, ठीक है। तो बोलते हैं ना, शत्रु का शत्रु फिर वो दोस्त बन जाता है। तो यहाँ पे अम्बी पोरस से द्वेष करता था, तो उसने सिकंदर का साथ दिया। चाणक्य जानते थे कि सिकंदर को हराने के लिए सभी राज्यों को जो है वो एक साथ होना पड़ेगा। तो सिकंदर ने राजा पोरस को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा कि तुम सरेंडर कर दो, जिससे राजा पोरस ने ठुकरा दिया, क्योंकि वो भी काफ़ी बहादुर था और 6.5 फुट का था। वो काफ़ी बहादुर था और अच्छी खासी सेना भी उसके पास थी, हाथी थे उसके पास, जो कि युद्ध में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो उसने युद्ध का एक तरीके से निमंत्रण दे दिया, और जिसे इतिहास में बैटल ऑफ फिलिप्सिस के नाम से जानते हैं। सिकंदर को पोरस से युद्ध करने के लिए झेलम नदी को पार करना था, जिससे राजा पोरस ने सोचा कि वह नदी पार नहीं कर पाएगा, और उसकी ये सबसे बड़ी भूल थी, ठीक है, कि सिकंदर झेलम नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने नदी को सामने से नहीं बल्कि कुछ दूरी पर आगे से जो है वो पार कर लिया था। और सिकंदर जो है वो पोरस से युद्ध के लिए सामने उसकी सेना आकर के खड़ी हो गई। इस युद्ध में सिकंदर ने जब पोरस से युद्ध किया तो उसे यह लग चुका था कि पोरस कोई एक आम राजा नहीं है, वो बहुत ही बलशाली ताकतवर राजा है, ठीक है। यद्यपि पोरस युद्ध में हार गया, लेकिन सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर उसका राज्य जो है वो वापस लौटा दिया, ठीक है। जो सेना थी सिकंदर के पास ज़्यादा थी, सैनिक उसके ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द पोरस के पास। और लेकिन पोरस के पास क्या थे, हाथी थे, और इन्हीं हाथी की वजह से वो काफ़ी जो है उनको शिकस्त मात दे रहा था। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, बरसात आ गई। बरसात आने की वजह से जो हाथी थे वो दलदल सी क्रिएट होगी वहाँ पे, हाथी जो है वो उस दलदल में फंस गए थे, और इसी चीज़ का सिकंदर को एक बेनिफिट मिल गया, ठीक है। लेकिन ये अंत तक लड़ता रहा पोरस। लेकिन कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि इसका कुछ निर्णय नहीं निकला, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही माना जाता है कि जो पोरस है वो हार गया था, और सिकंदर ने उसकी बहादुरी देखकर उसका जो राज्य है वो वापस लौटा दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, सिकंदर अब भारत छोड़कर जाना चाहता था। देखिए, युद्ध के दौरान क्या हुआ ना, उसकी जो सेना थी सिकंदर की, क्योंकि सिकंदर अपनी पूरी जब भी मतलब 20 वर्ष से ही मतलब वो युद्ध करता आ रहा था, और उसका पूरा जो लाइफ टाइम है ना वो युद्ध में निकल गया।
उसके साथ उसकी सेना भी थी। तो उसकी सेना बिल्कुल बुरी तरह से जो है वो युद्ध करके थक चुकी थी और उसकी सेना ने ही जवाब दे दिया, मतलब कि अब वो जो है वो आगे नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से सिकंदर को फिर क्या हुआ, भारत छोड़कर वो चला गया। क्योंकि उस टाइम पे जब भारत भी 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, तो उस टाइम पे भी वहाँ के जो राजा थे ना काफ़ी शक्तिशाली थे, उनको हराना भी इतना आसान नहीं था। और ये राजा महाराजा भी आपस में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए लड़ते रहते थे। तो वापसी के दौरान बेबीलोन में 323 बीसी में, ये भी इम्पोर्टेंट है, उसकी 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। तो आगे मौर्योत्तर काल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो इसका जो पतन है वो 2 तरीक़ों से हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको वंशज के बारे में बताया, धनानंद तक बता दिया था ना। तो उसके बाद देखिए आगे फिर शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है, सतवाहन वंश आता है, मौर्योत्तर का ये जो टाइम पीरियड है। तो हम यहाँ पे इसका आगे कॉन्टेक्स्ट शुरू करेंगे। देखिए जो मौर्य काल का पतन हुआ ना, ठीक है, तो मौर्य काल का जो पतन हुआ वो 2 तरीके से हुआ। एक तो साथ साथ विदेशी भी इस पर अटैक कर रहे थे और फिर स्वदेशी भी अटैक कर रहे थे। स्वदेशी मतलब जो खुद के राजा महाराजा जो 16 महाजनपद के थे वो भी साथ में अटैक कर रहे थे। शुंग वंश हो गया, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया, फिर सातवाहन वंश आया। और जो विदेशी आक्रमण है वो आपके सबसे पहले जो अटैक किया हिंद यवन ने किया। इनको हम इंडो ग्रीक बोलते हैं। इनके बारे में काफ़ी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शक आए। देखिए सारी जो स्टोरी है ना, आपको एक तरीके से पैरेललिज्म आपको समझ आ रहा है, एक स्टोरी का दूसरी स्टोरी से रेफरेंस कैसे हो रहा है ये आपको समझ आएगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री में यही है। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया ना कि एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी किस तरह से रिलेट कर रही है, तो आपको समझ लो हिस्ट्री आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आप हिस्ट्री को पढ़ भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे बड़ी आसानी से, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक आपके याद रहेगी। और साथ ही पीडीएफ्स प्रोवाइड की हुई हैं मैंने। पीडीएफ को मात्र आप 5 से 10 दिन में ख़त्म कर लोगे अगर रेगुलर पढ़ो, ठीक है। तो फटाफट से भी पढ़ लोगे, काफ़ी ये है आपके लिए बेनिफिट रहेगी। कहीं आपको नज़र गड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ 2 महीने से, फिर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं भी सपोर्ट मांगता हूँ आपका। तो हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, शक के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद फिर कुषाण आए। तो जो शक हैं इनके बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगा, तो थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा हिंद यवन के बारे में, इंडो ग्रीक जिसको बोलते हैं। और इंडो ग्रीक के टाइम पे ही सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो जारी किए गए, ठीक है। हिंद यूनानी के बाद आए शक, ठीक है। शक के बारे में मैं बता देता हूँ। शक भारत में जब आए तो ये बेसिकली भारत में आके 5 जगह डिवाइड हो गए। एक्चुअली इनका जो ओरिजिन था ना, देखिए हिंद यवन इंडो ग्रीक हो गए। जो शक थे इनको, ये एक्चुअली सीथियन जनजाति के थे। आपके जो शक थे सीथियन जनजाति के थे, सीथियन। और उसके बाद देखिए पल्लव वंश जो थे, पल्लव वाले, वो पार्थियन के थे। और कुषाण वंश जो थे यूची कबीले के थे। तो ये जब शक भारत में आए थे तो अटैक करने ही आए थे, अपना साम्राज्य स्थापित ही करने आए थे, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ हैं सारी की सारी, सबका मकसद एक ही था, भारत पे राज करना। तो ये बेसिकली बैक्टीरिया के थे। वहाँ पे जो जनजाति थी सीथियन जनजाति थी। तो बिल्कुल एक कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आएगा। तो उसके बाद भारत में आके ये 5 जगह बट गए थे। कुछ तो बैक्टीरिया में ही रह गए थे जहाँ से इनका ओरिजिन था, जो सीथियन जनजाति के वहाँ पे शक थे। उसके बाद तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, ठीक है, ये जो थे 5 जगह ये डिवाइड हो गए थे। ये मध्य एशिया के थे और ये चरागाह की जो खोज थी उसके लिए भारत में आए थे, ठीक है। उसके बाद शक जो थे यूनानियों के बाद आए थे। प्रथम शक राजा मोह था। देखिए जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उतनी मैं आपको बता रहा हूँ जो अब एग्ज़ाम के लिए आपकी रेलिवेंट है, इससे फालतू हमें कुछ करना नहीं है। तो उसके बाद देखिए शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रथम शक राजा मोह था। जब ये भारत आए तो बेसिकली 5 जगह डिवाइड हो गए थे, ठीक है। बैक्टीरिया, तक्षशिला, मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया। और उसके बाद देखिए जो शकों का प्रतापी राजा था वो था रुद्रदामन, ये इसका प्रथम राजा था। और ये चरागाह की खोज में जो थे वो भारत आए थे, मध्य एशिया के थे ये। संस्कृत भाषा में जो सबसे लंबा अभिलेख है वो कौन सा है? गिरनार अभिलेख है। तो शक के बाद पल्लव आए, पल्लव के बाद कुषाण आए, ठीक है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ।
जो शक थे वो भारत आए और सीथियन जनजाति के थे। तो जब ये भारत आए तो बेसिकली 5 जगह पे डिवाइड हो गए थे। जो शक थे स्टार्टिंग में कहाँ रहा करते थे, ये रहा करते थे आपके बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बैक्टीरिया पे क्या हुआ, जो यूची कबीले के लोग थे उन्होंने वहाँ पर इन पर शकों पर आक्रमण कर दिया। तो जब ये शकों पर इन्होंने आक्रमण किया तो ये पार्थिया चले गए। तो वहाँ पार्थिया से जो थे फिर ये भारत गए साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से। तो चरागाह भी खोज में एक्चुअली आए थे, फिर बाद में साम्राज्य भी स्थापित करना चाहते थे। तो ये तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और एक नासिक भी है। ठीक है, नासिक भी कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली यही था शक का। मैंने आपको बता दिया, और कुछ बैक्टीरिया में ही रह गए थे क्योंकि यूची कबीलों वालों ने इन पर जो है वो अटैक कर दिया था। तो अब हम जो विदेशी आक्रमण है उनको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं जो स्वदेशी जो चल रहे थे, जो मैंने आपको डिटेल वाइज बताया था। ठीक है, जो अलग अलग वंश मैंने बताए थे, पुष्यमित्र, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इनको पढ़ लेते हैं। जो बरहूत स्तूप का निर्माण करता था वो कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। और भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम जो युवक था वो कौन था, डेमेट्रियस था। इसके बारे में मैं बताऊंगा डेमेट्रियस कौन था। वह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में आया था डेमेट्रियस, और पुष्यमित्र शुंग ने इनको पराजित कर दिया था। इसने 2 यज्ञ करवाए थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, इसने ये यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध यज्ञ 2 करवाए थे इसने। और इसको जो कराने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, महर्षि पतंजलि। ठीक है, जो महाभाष्य के रचयिता हैं। तो आगे देखिए, पुष्यमित्र शुंग का जो टाइम पीरियड है वो 185 टू 149 BC है। पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, उज्जैन के सेनापति जो था। उसके बाद देखिए बृहदर्थ का सेनापति उसको मार गिराया, तथा बाद में पाटलिपुत्र से विदिशा जो कि MP में है उसको अपनी राजधानी बनाया। देखिए ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इससे पहले आपको पता है मौर्य साम्राज्य चल रहा था। उसका जो अंतिम जो राजा था वो बृहदर्थ था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो बृहदर्थ का एक सेनापति होता था, वही पुष्यमित्र शुंग, जो उज्जैन का भी सेनापति था। तो भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, ये यवन मैंने आपको बताया, इंडो ग्रीक जो थे ये जाकर के अटैक कर रहे थे इन भारत पर। ठीक है, इन महाजनपदों के राजाओं पर, ताकि वो साम्राज्य स्थापित कर लें अपना। तो बृहदर्थ बहुत कमज़ोर था। तो पुष्यमित्र का जो सेनापति है उसको लगा कि भाई ये तो राज्य हमसे हड़प लेगा, इसलिए क्या करा, इसने बृहदर्थ की हत्या कर दी और खुद जो है वो पुष्यमित्र शुंग की एक स्थापना कर दी। इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी इसने बाद में। अब उस टाइम पे क्या हुआ, बृहदर्थ के टाइम पे पाटलिपुत्र राजधानी थी। तो इसने बाद में क्या करा, पाटलिपुत्र से विदिशा को अपनी राजधानी बनाया, जो कि MP में है। क्योंकि हत्या के कारण क्या हुआ, जो पाटलिपुत्र के लोग थे उन्होंने इसका, पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहदर्थ का ही सेनापति था, उसका विरोध किया। इसकी जानकारी हमें मिलती है अयोध्या लेख से। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को, लगभग 84,000 स्तूपों को नष्ट करवाया, लेकिन विद्वान लोग इसे नहीं मानते। क्यों, क्योंकि जो सांची के स्तूप हैं और अशोक का स्तूप है उसकी घेराबंदी भी इन्होंने करवाई। तो इसलिए इतिहासकार ऐसा नहीं मानते, क्योंकि अगर उसने स्तूपों को नष्ट करवाया होता तो फिर ये अशोक के जो ये इतने इंपॉर्टेंट स्तूप हैं अशोक के, सांची के स्तूप हो गए, उनकी फिर घेराबंदी क्यों करवाता, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, देवभूति इसके अंतिम शासक थे। इसके मंत्री वासुदेव ने जो था वो इनकी हत्या कर दी। फिर उसके बाद कर्ण वंश की स्थापना आई। जो कर्ण वंश की स्थापना, वो टाइम पीरियड था वो 75 BC 30 BC जो था चला। जो कर्ण वंश आया, इसके अंतिम जो शासक थे सुशर्मा थे, जिनकी हत्या एक ब्राह्मण सिमुख ने की, और फिर सातवाहन वंश की जो है वो स्थापना की। ठीक है, तो जो कर्ण वंश का जो संस्थापक है वासुदेव को मानते हैं। इसके बारे में बस इतना ही आपको करना है। 75 BC 30 BC इसका जो टाइम पीरियड था, और इसके जो अंतिम शासक थे वो सुशर्मा थे। इनकी हत्या जो थी, अब वही हुआ था कि उनका कुछ लास्ट में जो एम्परर्स होते थे, लास्ट एम्परर्स, वो वीक होते थे, तो उनके मंत्री या सेनापति उनकी हत्या कर देते थे, और उसके बाद फिर अपना एक नया साम्राज्य, एक नई डायनेस्टी की शुरुआत कर देते थे। तो इसके बाद इसकी जो हत्या है वो एक ब्राह्मण ने की, जिसका नाम क्या था, सिमुक। उसके बाद आया फिर सातवाहन डायनेस्टी, और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी कैकुलम थी। और सातवाहन वंश की जो
अगर राजधानी अब की पूछें, प्रारंभिक तो क्या काकुलम थी, लेकिन अभी सातवाहन वंश की जब शुरुआत हो गई तो प्रतिष्ठान जो थी इसकी राजधानी थी। सातवाहनों के समय में जो मुख्य जो मुद्रा सर्वाधिक थी वो सीसा की बनी होती थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वंश के ग्रेटेस्ट रूलर थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। इन्होंने ब्राह्मणों व बुद्धों को जमीन प्राप्त प्रदान करने की एक मुहिम चलाई थी, एक प्रैक्टिस चलाई थी। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपको करनी है। अब मैंने आपको पूरा का पूरा वो डिटेल में बता दिया, जितने भी वंश थे, हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, सारे के बारे में मैंने जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था बता दिया। तो ये थे स्वदेशी जो कि मौर्य एम्पायर पर जो थे वो अटैक कर रहे थे, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। अब साथ साथ में कुछ विदेशी आक्रमण भी हो रहे थे। उन विदेशी आक्रमणों में जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था आपका इंडो ग्रीक। ठीक है, भारत में यवन जो था वो 2 कुलों में बटा हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए भारत में जो यवन है ना, जो ये ग्रीक लोग हैं, तो बेसिकली 2 कुलों में बटे हुए थे, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइडिस वंश। जो यूक्रेटाइडिस वंश है ना, ये सेल्यूकस की वंशज है। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर, इससे पहले मैंने आपको बताया। तो उसी के आगे वंशज हैं। उसका जो सेनापति था सेल्यूकस था, और उसकी पुत्री से जो विवाह है वो किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, हेलेना, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो सेल्यूकस के आगे बेटे सेल्यूकस 1, सेल्यूकस 2, इस तरह से आगे उसकी वंशज चली, यूक्रेटाइसिस वंश। मेन बात यह है सेल्यूकस की वंशज है। ठीक है, अग्रिम वंश जिसको हम बोलते हैं। और एक हो गया आपका डेमेट्रियस वंश। तो उसके बाद देखिए, सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु के बाद विशाल साम्राज्य जो था वो छोड़ गया था। सिकंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी दुनिया जो है वो जीतना चाहता था। तो उसने काफ़ी साम्राज्य जो था वो जीता हुआ था। तो अपनी मृत्यु के बाद तो वो छोड़ना ही था। तो उसके जो 3 सेनापति थे, सेल्यूकस, एंटिगोनस और निरियाकास, ये 3 सेनापति इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 305 BC बिफोर क्राइस्ट में सेल्यूकस डिफाइटेड बाय चंद्रगुप्त एंड मैरिज डॉटर हेलेना। ये चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीस को भी भेजता है। ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीस को भी भेजता है। उसके बाद सिकंदर मैसिडोनिया, पार्थिया व बैक्टीरिया साम्राज्य को छोड़ गया था। तो इसी बैक्टीरिया का जो आपका बैक्टीरिया में जो था डेमेट्रियस जो था वो राज करता था इस बैक्टीरिया में। तो ये मेन चीज़ है। देखिए 2 मैंने आपको बताया, यवन 2 में डिवाइड हुए थे। यूक्रेटाइटिस वंश जो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसी की अग्रिम वंशज है। और एक डेमेट्रियस वंश है, क्योंकि जिस सिकंदर मरा तो उसके साम्राज्य उसने काफ़ी फैला रखा था। तो मैसिडोनिया, पार्थिया और बैक्टीरिया साम्राज्य था। बैक्टीरिया पे ही राज करता था आपका डेमेट्रियस। ठीक है, मेन चीज़ ये है। आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिए डेमेट्रियस वंश, ये जो था पहला यवन आक्रमणकारी था। मतलब सबसे पहले डेमेट्रियस ने ही जो है वो अटैक किया इन मौर्यों पर। तो पहला यवन आक्रमणकारी था ये डेमेट्रियस था। यूनानी व खरोष्टी लिपि के इसने सिक्के लिखे थे, इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी है सकल। बाद में क्या हुआ, यूक्रेटाइडिस ने जो था बैक्टीरिया पर हमला किया, वह जीत लिया। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया पे कौन राज करता था? डेमेट्रियस। लेकिन ये पहला यवन आक्रमणकारी था। तो ये उस टाइम पे भारत चला गया था, क्योंकि वहाँ पे ये आक्रमण कर रहा था मौर्यों पर, जो जनपद के डायनेस्टी के थे। ठीक है, उन राजाओं पर ये अटैक कर रहा था। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया पर शासन करने वाला कोई था नहीं इतना बड़ा नेता। ठीक है, तो उसके बाद इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए यूक्रेटाइडिस ने क्या करा, जो कि सेल्यूकस की मैंने आपको बताया अग्रिम वंशज थी, तो उसने बैक्टीरिया पर हमला किया और जीत लिया। क्योंकि डेमेट्रियस जो था वो भारत पर अटैक करने में बिजी था। अब यूक्रेटाइडिस था, इसने भी भारत पर अटैक किया और उसके कुछ भागों को जीता। तो अल्टीमेटली इनका काम यही था, भारत पर अटैक करना और अपना उसको जीतना, भारत में राज करना। तो यूक्रेटाइडिस भी फिर बाद में जो था वो पहले तो बैक्टीरिया पर अटैक किया और जीता, और यूक्रेटाइडिस फिर भारत पर बाद में अटैक किया उसने और फिर उसके कुछ भागों को जीता। और जो डेमेट्रियस था, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले किसने अटैक किया था, तो पहले डेमेट्रियस ने अटैक किया था, और वो अपना बैक्टीरिया छोड़ करके वहाँ पे भारत चला गया था। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया पे कोई राज करने वाला इतना तगड़ा शासक था नहीं, क्योंकि वो भारत चला गया था। तो फिर यूक्रेटाइडिस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पे अटैक किया।
आगे देखिएगा। उसके बाद देखिए राजधानी इसने तक्षशिला को बनाया। इसका जो प्रतापी राजा था वो था एंटीयालकिड्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीयालकिड्स का प्रतापी राजा था। राजदूत कौन था? हेलियोडोटस इसका राजदूत था। कहाँ भेजा था इसने? शुंग शासक भागभद्र के दरबार में। ठीक है, ये भागभद्र, जब शुंग हमने पढ़ा था शुंग डायनेस्टी, तो उसके मिडल में उसका जो अंतिम एम्परर था ना शुंग वंश का, उसके बीच में भी कुछ राजा महाराजा जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो उस टाइम पे बागभद्र के दरबार में इसने इसको हेलियोडोटस को भेजा था, इम्पोर्टेंट था। इंडो ग्रीक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट, इसने सबसे पहले जो थे स्वर्ण सोने के सिक्के चलाए थे सर्वप्रथम। सिक्कों पर राजा का नाम भी था। हेलेनिस्टिक कला जो थी सबसे पहले यहीं पे आई थी। ज्योतिष विद्या वगैरह, गर्गी संहिता, ग्रह नाम, मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें गर्गी संहिता यहीं से मिली हैं। और एक वराहमिहिर के बारे में जो जानकारी है वो हमें इंडो ग्रीक से मिलती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो डायरेक्टली पूछी जाती है कि सर्वप्रथम सिक्के या फिर सिक्कों पर राजा का नाम, गर्गी संहिता, वराहमिहिर और हेलेनिस्टिक कला जो थी वो इंडो ग्रीक के टाइम पे ही आई थी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल का जब पतन हो रहा था उस पर स्वदेशी शक्तियाँ अटैक कर रही थी, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, शुंग, कण्व और सातवाहन। उसके साथ साथ विदेशी शक्तियाँ भी अटैक कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया यवन अटैक कर रहे थे, यवन। फिर उसके बाद यवन के बाद अपना पल्लव आया, कुषाण वंश आया, तो इस तरह से शक आया। शक के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। उसके बाद आपका पल्लव वंश के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, पल्लवों ने भी अटैक जो है वो किया था, तो हम पढ़ लेते हैं। देखिए यवन, यवन के बाद शक, शक मैंने पढ़ा दिया था आपको, पल्लव और कुषाण। तो हम पढ़ते हैं पल्लव। ये ईरान से आए थे, भारत में आने के बाद तक्षशिला को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। इसके जो संस्थापक थे वो थे मित्रा डेट्स। ये पारथियाई थे क्योंकि ये ईरान से आए थे। इनका जो प्रसिद्ध शासक था वो था गोंडो फर्निस। तख्ते बही अभिलेख में इस अभिलेख में इनका उल्लेख किया गया है। और इसके साथ ही कुषाण वंश ने इनका अंत किया। और तक्षशिला अभिलेख में इस चीज़ की हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पल्लव के बारे में इतना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कुषाण आता है। तो बेसिकली यही था कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो कमज़ोर उत्तराधिकारी था, आपसी मतभेद था। और लगभग 322 से 100 बीसी तक मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, विदेशी वंश आते रहे। इसके बाद आपका 100 बीसी से लेकर के आपका 250 बीसी तक लगभग, या फिर 100 बीसी से लेकर 300 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो एक तरीके से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उस टाइम पे इतने कोई ऐसा इतिहास नहीं बना, ऐसे महान राजा नहीं आए जिनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। सिर्फ उस टाइम पे हम एक संगम काल पढ़ेंगे। बेसिकली उस टाइम पे जो था वो संगम काल ही हम एक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो लगभग 350 ईयर्स तक का जो भारत का एक तरह से इतिहास था वो अंधकार में रहा। कोई शक्तिशाली उस टाइम पे नई शक्तियाँ नहीं आई। और इसके बाद फिर 275 में एक शक्तिशाली एक राजवंश की स्थापना होती है, जिसे भारत का स्वर्ण युग काल माना जाता है, गुप्त राजवंश। तो अभी कुषाण रहता है, वो भी मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। देखिए कुषाण वंश, पल्लव के बाद आप क्या आए? कुषाण। तो ये भी युची कहलाते हैं। युची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, उन्हीं में से एक कुल था कुषाण। इसका जो संस्थापक था बहुत बार पूछा जाता है, कुजुल कैडफेसिस। और कुषाणों की जो प्रथम राजधानी थी पेशावर थी, दूसरी कौन सी थी? मथुरा थी। इसका प्रतापी राजा पूछ लिया जाता है, कनिष्क इसका जो था वो एक प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 78 उसमें ईस्वी में जो था वो राजगद्दी में पर बैठा। ठीक है, 78 एडी में राजगद्दी पर बैठा। ये अब एडी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिमेंबर ये एडी की मैं बात कर रहा हूँ। अब बिफोर क्राइस्ट की मैं बात नहीं कर रहा, एडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसने शक संवत चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा आज भी प्रयोग में जो है वो लाया जा रहा है। ये बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी है। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ठीक है, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता जो थी वो गुप्तकालीन की
स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट था। ठीक है, तो इन्होंने भारी मात्रा में क्या करा, स्वर्ण मुद्राएं जो थी वो जारी की, और उनकी जो प्योरिटी थी वो गुप्त काल में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें उनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थी उसमें उत्कृष्ट हैं। ठीक है, उसकी जो शुद्धता है। इन्होंने नियमित रूप से सोने के जो सिक्के हैं वो चलाए। तो नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, इन्हें जाता है। और इसके बाद है कनिष्क का जो राजवैद्य है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद का विख्यात जो था वो मशहूर चरक था। ठीक है, कौन था वो, कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद था, जो कि चरक आयुर्वेद का विख्यात चरक था वो, इनका राजवैद्य। और इन्होंने चरक संहिता की रचना भी की। अंतिम शासक इनका वासुदेव था। और कनिष्क की जो राजधानी थी पेशावर या पुरुषपुर थी। और कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग भी जो थे वो आरंभ किए थे, भारतीयों के महान रेशम मार्ग। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके सीधा एग्ज़ाम में आती है वो मैंने आपको कनिष्क के बारे में बताई, सॉरी कुषाणों के बारे में। लगभग ये कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद गुप्त डायनेस्टी। ठीक है, सब कुछ आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया होगा, तो पढ़ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए इतना सब कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा बहुत फ़र्ज़ बनता होगा कि आप मुझे सपोर्ट करें। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।